एक्सेलरेशन का डायरेक्शन तो आई कैप में हो जाएगा। ये वाला जो डायरेक्शन एक्सेलरेशन का है परमानेंट नहीं है, परमानेंट नहीं है। F1 बड़ा होगा तो कहाँ हो जाएगा वो, माइनस आई कैप में हो जाएगा। तो हॉरिजॉन्टल सरफेस पे, स्मूथ सरफेस पे स्टडी कर रहे हैं हम लोग। F1 F2 आपने देख लिया। बाय द वे सपोज ये फोर्सेज ऐसे एक्ट कर रहे होते हैं एंगल पे, तो कौन सा कंपोनेंट ले लेते हैं यहाँ पे, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ले लेते हैं। अगर एंगल पे होता तो क्या ले लेते हैं आप, और कोई फोर्स लग रहा है इस पे ब्लॉक्स पे M2 पे, वेट लग रहा है और नॉर्मल लग रहा है, वो कैसा फोर्स हो जाएगा, बैलेंस फोर्स हो जाएगा। मोशन का डायरेक्शन क्या हमारा, मोशन का डायरेक्शन है एक्स एक्सिस में, वाई एक्सिस में भी जो फोर्सेज आएंगे वो क्या, कौन से फोर्सेज कहलाएंगे, वो बैलेंस फोर्स कहलाएंगे। तो N एंड M2G कौन सा फोर्स होगा यहाँ पे, तो बैलेंस फोर्स से लिखने की जरूरत नहीं है। ऐसा पर जरूरी नहीं होता ना, बताया था ना कि नॉर्मल की वैल्यू अलग अलग केस में अलग अलग आएगी। अभी तुम्हें MG मिल रहा बार बार, तुम्हें नॉर्मल की वैल्यू MG मिल रहा बार बार, इसलिए तुम सोच रहे हो ऐसा ना, ऐसा इसलिए सोच रहे हो ना, आगे और भी मिलेगा। जब ऐसा और भी दूसरे केसेस मिलेंगे तब तुम सोचना बंद कर दोगे। फिर अभी A की वैल्यू कितना लिख लेंगे, F2 माइनस F1 बाई M2 प्लस M1। दूसरा केस बताया था लोगों को, F1 बड़ा होगा तो तुम मैनेज कर सकते हो। हमारे आज का टारगेट क्या निकालना, तो आज ये टारगेट है कि जो M1 M2 को कनेक्ट करने वाली स्ट्रिंग है उसमें टेंशन भी निकालना है। इसका कोई रोल नहीं है यहाँ पे। ये सिस्टम कहाँ जा रहा है, एक्सेलरेशन A के साथ कहाँ जा रहा है, राइट की तरफ जा रहा है। A की वैल्यू पता हो गया, देखेंगे ऊपर देखेंगे, जो यहाँ पे स्ट्रिंग में टेंशन आएगा, जो टेंशन आएगा तो उसकी वैल्यू मैं लिख दे रहा हूँ पहले, उसके बाद डिराइव भी कर दूंगा। बट बेहतर होगा कि पहले हम लिख दें और वो देख लें कैसे लिखा जाता है। T की वैल्यू यहाँ निकालना है, तो पहले मासेज का सम कर दोगे, डिनोमिनेटर में क्या कर दोगे, और न्यूमरेटर में जो आएगा ऊपर देगा। ये जो F2 का जो वैल्यू है, ये वाला फोर्स इस वाले मास से गुना हो जाएगा। F2 को किससे गुना कर लोगे, और F1 को किससे गुना कर लोगे, तो ये आंसर हो गया हमारा। M1 M2 को कनेक्ट करने वाली स्ट्रिंग में जो टेंशन आएगा उसकी वैल्यू इतनी हो जाएगी। ये टेंशन कब लागू होगा, F2 ग्रेटर देन F1 में लागू होगा या F1 ग्रेटर देन F2 में भी लागू होगा, दोनों में ये लागू होगा। एक्सेलरेशन अगर F1 बड़ा हो जाएगा तो अलग वैल्यू आएगी, बट टेंशन की वैल्यू क्या रहेगी स्ट्रिंग में, सेम रहेगी। टेंशन क्या रहेगा, ये इधर खींच रहे हो इधर खींच रहे हो उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, टेंशन क्या रहेगा हमारा। समझ आ गया होगा लोगों को। और जनरल नॉलेज बताया था कि दोनों तरफ अगर फोर्स FF लगाएंगे तो टेंशन की वैल्यू कितनी आ जाती है, F आ जाती है। वो भी अभी यहाँ से वेरीफाई हो जाएगा, वेरीफाई कर सकता है कोई। F1 F2 के F रख दो, F1 F2 की वैल्यू F रख दो, यहाँ पे F1 F2 की वैल्यू F रख दो, यहाँ भी F लिख दो, यहाँ भी F लिख दो। M1 प्लस M2 कॉमन आउट होकर क्या हो जाएगा, कैंसिल होकर कितना आ जाएगा, तो दोनों डायरेक्शन में F फोर्स से खींचोगे तो टेंशन की वैल्यू कितनी हो जाएगी, टेंशन की वैल्यू कितनी हो जाएगी। कितने लोगों को लग रहा है जीरो होगा टेंशन, टेंशन जीरो नहीं होगा। कॉमन सा प्रोसेस ऐसे देख लेंगे। तुम जैसे ना कहीं पे तुम तो आनंद लेने के लिए गए और ऑर्डर दिया कि मेरे दोनों पार्ट्स को क्या करो, अपोजिट डायरेक्शन में खींचो। दोनों पार्ट्स को अपोजिट डायरेक्शन में खींचेगा तो क्या होगा, अगर आपके दोनों पार्ट्स को अपोजिट डायरेक्शन में कितने से खींच रहा है, 50 न्यूटन से, और दूसरी तरफ भी कितने से, 50 न्यूटन से, तो क्या लगेगा आपके ऊपर, बॉडी में 50 न्यूटन का टेंशन आएगा, मजा आएगा तुम्हें। क्या आएगा तुम्हें, मजा आएगा। उसने और फोर्स को बढ़ाया, 100 न्यूटन करा, तो टेंशन भी कितना हो जाएगा, दोनों तरफ 100 न्यूटन है तो टेंशन भी कितना हो जाएगा। समझ आ गया वो लोगों को। दोनों तरफ 1000 न्यूटन कर दिया तो टेंशन क्या हो जाएगा, 1000 हो जाएगा। हाँ या नहीं, ये कहाँ पे पूछा जाएगा। इस एग्जाम्पल को क्या बोलते हैं, टग ऑफ बार। क्या होता है, टग ऑफ बार। टग मतलब रोप होता है और उसमें आर्मी वाले खेलते हैं, आर्मी लोगों का एक ग्रुप इधर से उसे खींचता है और दूसरा ग्रुप दूसरी तरफ से खींचता है। अगर दोनों तरफ से इक्वल फोर्स लगाएंगे तो टेंशन में कितना होगा, उतना ही होगा। समझ नहीं आई बात। ये क्वेश्चन हर एक किताब में दिया हुआ है कि टग ऑफ बार का गेम है, 10 किलो न्यूटन का फोर्स दोनों ग्रुप्स लगा रहा है। दोनों ग्रुप्स कितने कितने के लगा रहा है, 10 किलो न्यूटन का। कितने कितने का लगा रहा है,
तो रोप में कितने का टेंशन आएगा? तो रोप में टेंशन कितने होगा? 10 किलो न्यूटन ही आ जाएगा। कितने टेंशन आ जाएगा? 10 किलो न्यूटन आ जाएगा। समझ आई बात? कितना टेंशन आ जाएगा? 10 किलो न्यूटन। समझ आ गया लोगों को? 10 किलो न्यूटन याद रह जाएगा। हर एक किताब में सवाल है ये, टग ऑफ वार। उसमें दूसरा एक सवाल पूछा रहा था कि इधर वाले पर्सन भी 10 किलो न्यूटन लगा रहा है, दूसरी तरफ वाले भी कितना लगा रहा है? 10 किलो न्यूटन। तो जीतेगा कौन? तो उसमें जीतता वो है जो ग्राउंड से ज़्यादा रिएक्शन लेता है। जीतेगा कौन? जो ग्राउंड से ज़्यादा रिएक्शन लेगा। जैसे कभी आपने ऐसा खेला है क्या कि कोई दरवाज़ा है और दरवाज़ा के एक तरफ से तुम क्या कर रहे हो? हाँ, पुश कर रहे हो, और दूसरी तरफ से दूसरा पुश कर रहा है। हाँ, स्कूल में ऐसा होता था, या अभी भी घर पे भी ऐसा होता है कि किसी रूम में तुम घुसना चाहते हो, तुम्हें एंट्री नहीं दी जा रही है, तो तुम बाहर से ऐसे खोलना चाहते हो और अंदर वाला क्या करना चाहता है? बंद करना चाहता है। हाँ या नहीं? और उस केस में जीतता कौन है? बाहर वाला जीतेगा। कौन जीतेगा? देखो बाहर वाले जूली क्या होता है, बाहर वाला जो रहता है ना, तो उसके आसपास में दीवार रहता है, तो दीवार से वो क्या ले लेगा? तो रिएक्शन लेगा, जिसके कारण वो क्या करेगा? तो जीत जाएगा। समझ नहीं आई बात? दोनों लोग बराबर फोर्स लगाते हैं। यह काफ़ी पुराना क्वेश्चन हो गया। आजकल क्वेश्चन में लिख रहे थे कौन जीतेगा फिर। तो कौन जीतेगा हमारा? जो जिसको ज़्यादा रिएक्शन मिलेगा ग्राउंड से या दीवार से, जो ज़्यादा रिएक्शन मिलेगा वो क्या कर जाएगा? जीत जाएगा। सुन लिया को लोगों ने? ज़्यादा रिएक्शन लेने वाला जीत लेगा। या फिर जो है काफ़ी लोग जो है ऐसे खेलते हैं, अगर होशियार हैं, अगर तुम होशियार हो और कभी मौका मिल गया तो क्या करते? जो उन्हें पता है कि दोनों तरफ से बराबर फोर्स रखना है, तुम भी पुश करोगे, वो भी पुश करेगा, दोनों क्या कर रहे होंगे? तो जो होशियार लोग रहते हैं क्या करते? पैर को पहले ज़मीन में गाड़ लेते हैं। पैर को कहाँ डाल देते हैं? वो ज़मीन में डाल देते हैं, ताकि उनको रिएक्शन ज़्यादा मिलेगा तो क्या कर जाएंगे? वो जीत जाएंगे। और तुम अगर जिसको कम दिमाग हो, पैर को ज़्यादा नहीं डाला, तो क्या कर जाएगा वो? तो टग ऑफ वार में तो याद हो गया होगा। अब बाकी ये केस हमने दिखा दिया आपको। F1 F2 बराबर होंगे तो क्या होगा हमारा? T इक्वल टू F हो जाता है। कब हो जाता है ये? अगर F1 F2 बराबर हैं। ये कब रिजल्ट आएगा? F1 इक्वल टू F2 के लिए F1 इक्वल टू F2 इक्वल टू F है, तो टेंशन की वैल्यू कितनी आती है? T आ जाती है। ये वन मोर रिजल्ट अगर M1 M2 बराबर है, अगर M1 M2 बराबर है तो T की वैल्यू F1 प्लस F2/2 आ जाती है। ऊपर में रख के वेरीफाई कर सकते हो आप। टेंशन एवरेज के बराबर आ जाएगा। F1 F2 अगर इक्वल टेंशन F के बराबर हो जाएगा और M1 M2 अगर बराबर है तो टेंशन किसके बराबर आ जाएंगे? एवरेज के बराबर आ जाएगा। टेंशन की वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी? F1 प्लस F2/2 आ जाएगी। क्लियर हो गया लोगों को? टेंशन की वैल्यू F1 प्लस F2/2। बाकी ये रिजल्ट को मैं डिराइव कर दे रहा हूँ। T की वैल्यू F1 M2 और F2 M1/M1 प्लस M2 कैसे आ जाता है, इसे आइडेंटिफाई कर दे रहा हूँ। ये सोल्यूशन सब लोग को याद है कितना? F2 माइनस F1/M1 प्लस M2। एक इक्वेशन लिख देंगे, M2 का FBD बना दें या M1 का बना दें, किसी का बना देंगे, आंसर आ जाएगा। T की वैल्यू वेरीफाई कर दे रहा हूँ, बाकी आगे से डायरेक्ट इस्तेमाल करूँगा। ये क्या हो गया हमारा? तो M2 का FBD में क्या लगेगा? M2 पे हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में तो F2 लग रहा है, और पीछे क्या लग रहा होगा? तो T लग रहा होगा। M2 का FBD में तो ये T दिखा होगा, ये F2 है हमारा। राइट साइड में क्या लिख दूँ? M2 इंटू, और लेफ्ट हैंड साइड में तो F2 का डायरेक्शन, एक्सेलरेशन का डायरेक्शन जो पॉजिटिव और अगेंस्ट वाले को नेगेटिव, ऐसा इक्वेशन बन जाएगा। किसकी वैल्यू पता है? हमें ए की वैल्यू पता है। ए की वैल्यू कितना पता है हमें? ए इक्वल टू F2 माइनस
F1 बाई M2 प्लस M1, मल्टीप्लाई कर दोगे अपने आप ही तो जो एक्सप्रेशन था आ जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, डेट विल F2 M2 F2 M1, वही एक्सप्रेशन आ गया। डेरिवेशन ऐसा होता है, बट हम लोग डायरेक्ट इस्तेमाल करेंगे फर्दर। जल्दी से प्रैक्टिस कर लें। दो ब्लॉक्स हैं, पहले वंस मोर एक रिजल्ट लिखा था फिर से, और वेरियस जगहों पे तो इनका इस्तेमाल होगा, डायरेक्ट इस्तेमाल करेंगे हम लोग। दो ब्लॉक्स M1 M2 और वैल्यू जो है इधर क्या लग रहा है F1 और इधर F2। कैसे भी दिखा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, वो F2 उधर दिखा सकते हैं, F1 इधर दिखा सकते हैं, जो भी फोर्सेस रहेंगे। करना क्या, ये सॉल्यूशन डिपेंड करेगा F1 F2 में से कौन बड़ा उस पर डिपेंड करेगा, ठीक है। ये तो अगर F1 बड़ा है तो सॉल्यूशन की वैल्यू कितना लिख लोगे, F1 माइनस F2 बाई M1 प्लस M2। सॉल्यूशन तो डिपेंड करेगा कौन बड़ा है उस पर, बट टेंशन को इससे कोई मतलब नहीं है। देख लो टेंशन के लिए क्या लिखते हैं यहाँ पे, जो टी की वैल्यू होगी, बहुत आसान है। टी की वैल्यू M2 प्लस M1, M1 M2 को जोड़ दिया और वो न्यूमरेटर में, तो ये वाला फोर्स को इससे गुना कर दोगे, F1 को किससे गुना कर देंगे M2 से, और F2 को हाँ क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, क्रिस क्रॉस करके जोड़ देंगे आप। F1 M2 F2 M1 बाई M1 प्लस M2, टेंशन की वैल्यू आ जाएगी। लिमिटेशंस देख लिया होगा आपने, लिमिटेशंस देखेंगे दो ब्लॉक में एप्लीकेबल है या तीन में भी एप्लीकेबल है, दो में एप्लीकेबल है या तीन में एप्लीकेबल है या चार में एप्लीकेबल है, अलग अलग करना पड़ेगा ना। देख लेंगे। जब तीन रहेंगे तो क्या करेंगे, तीन में एप्लीकेबल है इधर देगा, और तीन ब्लॉक्स हॉरिजॉन्टल सरफेस पे हैं। एक तो पहले क्या बताया कि फोर्सेज अगर एंगल पे लग रहे होंगे तो कौन सा कंपोनेंट ले लोगे, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट आ जाएगा। दूसरा, जब तीन ब्लॉक्स होंगे, तीन ब्लॉक्स होंगे M1 M2 M3, F1 एंड F3, अगर हमें क्या करना तो टेंशन लिखना, देखिए इधर, अगर हमें यहाँ पे टेंशन लिखना है, इस पॉइंट पे टेंशन लिखना है, तो दो टीम बना लेंगे, ये एक टीम ये हो गया और एक ये हो गया। नीचे में टोटल मास कितना आ जाएगा, M1 प्लस M2 प्लस M3। और नाउ क्या करेंगे तो इस मास को इससे गुना कर लेंगे, ये मास को इससे गुना कर लेंगे, M2 प्लस M3 F1 प्लस इस मास को उस फोर्स से, उस मास को इस फोर्स से गुना कर लोगे, जो आएगा तो डेट टेंशन यहाँ पे निकल जाएगा। यहाँ पर टेंशन लिखा गया, ये सोल्यूशन डिपेंड करेगा कौन बड़ा है, उसके अनुसार से निकालोगे नेट फोर्स बाई टोटल मास। बट टेंशन से को सोल्यूशन के डायरेक्शन से कोई फर्क नहीं पड़ता, F1 बड़ा है F2 बड़ा है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, टेंशन की वैल्यू तो परमानेंट
तो लिख सकते हैं ऐसे दो दो टीम बना करके। अगर M2 और M3 वाले में टेंशन निकालना है, अगर हमें टेंशन यहाँ पे निकालना है इस वाला पॉइंट पे, 1 और 2 को एक रहेगा, इस वाला पॉइंट पे टेंशन निकालना है, 2 2 और 1 इस वाला पॉइंट पे टेंशन निकालना है यहाँ पे, तो क्या करेंगे आप? टोटल मास तो रहेगा ही, अब दो टीम ये बनेगा, M1 M2 एक टीम में आ जाएगा। किससे गुना करेंगे इसको? आज M3 को नीचे M1 प्लस M2 प्लस M3। तो ऐसा किसका वैल्यू आपने लिख दिया, तो दोनों जगह पे टेंशन निकाल दिया। ये दो पॉसिबिलिटी रहेगी। इसमें और अच्छी बात क्या होती है, तो टेंशन निकालना सीख लिए, 2 ब्लॉक 3 ब्लॉक कितने भी है तो निकाल लोगे, 4 ब्लॉक 10 ब्लॉक 20 ब्लॉक कितने भी तो निकाल लोगे। बाय द वे सपोज अगर यहाँ पे देगा, अगर सपोज किया कि ये फोर्स इतना ही दिया हो, सिर्फ इतना ही होता, F3 एक्ट कर रहा होता, क्या होता? F3 एक्ट करता, वो नहीं होता, तब हमें टेंशन निकालना था यहाँ पे। तो इधर वाला फोर्स F1 की वैल्यू 0 यूज कर लेंगे। उधर कितना फोर्स एक्ट कर रहा है? 0। तो क्या सीधा क्या करेंगे, F3 को किससे गुना कर देंगे, और उधर 0 को M3 से गुना करोगे, तो ये टर्म को लिखने की जरूरत है नहीं पड़ेगी। क्लियर हो गया होगा लोगों को? अगर एक ही डायरेक्शन में फोर्स लग रहा होगा तो एक फोर्स तो रहेगा, दूसरा वैल्यू कितना जूम कर लेंगे आप, और डायरेक्ट वैसे चैनलाइज कर देंगे एक्सप्रेशन को। W वाला पूरा टर्म 0 हो जाएगा, ये वाला 0 हो जाएगा। अगर F1 नहीं है तो यहाँ, और यहाँ पे टेंशन निकालना, तो दो टीम ऐसे बनेंगे, जहाँ पे टेंशन निकालना तो उसके अक्रॉस दो टीम बना लेते हैं, और करस्पॉन्डिंग जो है तो ये वाला फोर्स को इधर वाला मास से गुना करते हैं, और इधर कोई फोर्स है ही नहीं, तो वैसे गुना करने की ज़रूरत नहीं है। अगर करोगे भी तो 0 इंटू इतना करके तो 0 ही हो जाएगा। तो टेंशन की वैल्यू आइडेंटिफाई कर लोगे। तो 3 ब्लॉक 4 ब्लॉक कितने भी रहेंगे तो आइडेंटिफाई कर लोगे। तो नेक्स्ट पार्ट में जाएंगे आप। अगर बहुत सारे 3 ब्लॉक 4 ब्लॉक है तो वहाँ भी आइडेंटिफाई कर लोगे। तो जल्दी से एक आंसर बता दें आप। एक्सेलरेशंस बताने और टेंशंस बताने हैं। वैल्यू एक बार निकाल लें आप। दिस इज 3 kg, 2 kg, 1 kg, दिस इज 20 न्यूटन, यहाँ पे T1 निकालना, यहाँ पे T2 निकालना, एक्सेलरेशन निकालना। कैलकुलेट कर लें आप। 10/6 एक्सेलरेशन की वैल्यू 10/6, 5/3। ओके। T1 15 न्यूटन, T1 15 न्यूटन और T2 35/3। ओके। हाँ जी, 670/6, 35/3। कर लिया होगा, मोस्टली लोगों ने कर लिया होगा।
T1 की वैल्यू 15 रहा, अपने बगल वाला का देख लें जिसका और नहीं आ रहा, जिनके बगल वाले को नहीं आ रहा वो बताएंगे मेरे बगल वाला का नहीं आ रहा, जिनके बगल वाले का आंसर नहीं आ रहा वो बताएंगे किसका नहीं आया। अपने बगल वाला का एक बार नोटबुक देख लें कि बातचीत नहीं करना, बस देख के बता देना किसका नहीं आया। आपके बगल वाले का आ गया, आ गया, उधर देख लेंगे। $15 आ गया, कैसे निकाला? डायरेक्ट फार्मूला ही लगाना था तो सबको आ जाना चाहिए। आपने बगल वाले का देख लें उसका आया नहीं आया, नहीं आया तो बता दें किसका नहीं आया। अगर आपके बगल वाले का अगर नहीं आया आंसर तो आप बता दें कि इसका नहीं आया। मतलब सभी के बगल वाले का आ गया है। देख लेंगे एक बार, कलम बंद करके देख लें, 2-3 तरीके से और लिखवा देता हूँ। सी ऊपर देखेंगे, डेफिनेटली नेट फोर्स सबको दिख रहा है, तो 20 - 10, तो नेट फोर्स विल बी 10 और टोटल मास 1 + 2 + 3 दैट विल बी 6। तो 10/6 क्या हो गया हमारा? एक्सेलरेशन आ गया। एक्सेलरेशन की जरूरत होगी तो 10/6 और आई कैप में या माइनस आई कैप में? तो माइनस आई कैप में हो जाएगा। एक्सेलरेशन का डायरेक्शन क्या होगा? बेस्ट हो जाएगा, माइनस आई कैप हो जाएगा, अलग और नेगेटिव एक्स डायरेक्शन हो जाएगा। एक्सेलरेशन क्लियर हो गया। टेंशन निकालना तो जो अभी मेथड बताया था, एक तो वो तरीका है कि एक्सेलरेशन पता चल गया, एफबीडी बना के निकाल सकते हैं कि सिस्टम इधर जा रहा है तो 20 - T1 = मास इंटू एक्सेलरेशन, तो वहाँ से 15 आ जाएगा। एक तरीका तो वह है ये। दूसरा जो फार्मूला लिखवा दिया उससे, तो बोले यहाँ पे टेंशन निकाला तो 2 टीम बन जाएगा। कितना हो गया? ये 3 किलो 3 किलो 3 किलो 3 किलो का 2 टीम है, तो मासेज आइडेंटिकल होगा दोनों तरफ, तो एवरेज फोर्स ले लेंगे 20 + 10/2 कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 15 आ जाएगा। समझ आ गया होगा? या वैसे किया होगा आपने कि ये 3 को इससे गुना किया और इसको इससे गुना किया तो भी आ गया होगा 15, वैसे भी आ जाएंगे। जैसे करोगे आंसर सही करोगे तो आंसर सभी तरीके से एक ही आएगा। क्लियर बात हो गई? तो एक तो टेंशन वाले इक्वेशन से निकाल सकते हो या इधर से उधर मल्टीप्लाई करके निकाल सकते हो 15 वैल्यू, हाँ या नहीं? दूसरा एक ऐसे भी निकाल सकते हो, देखोगे इधर में भी कहीं पे आपको जरूरत पड़ सकती है, उस तरीके से भी देखो, ध्यान से देखोगे। अगर इधर से इधर जाते हैं, यहाँ से इधर की तरफ जाते हैं, तो ये फोर्स बढ़ रहा है या घट रहा है? यहाँ से यहाँ जाते तो बढ़ रहा है। यहाँ पे 10 है और यहाँ पे बढ़ के कितना हो गया? तो इसको बोलते हैं कि बीच में कितने वैल्यू मास की आ गई। तो 6 किलो मास आया, तो 6 किलो मास को इनकाउंटर करता तो कितना फोर्स बढ़ जाता है? 10। 6 किलो में कितना बढ़ जाता है? तो 1 किलो में कितना बढ़ जाएगा? 10/6 बढ़ जाएगा। 1 किलो में कितना बढ़ जाएगा? 1 किलो में कितना बढ़ जाएगा? अरे 6 किलो है ना, यहाँ से यहाँ जंप मारोगे तो कितना किलो को जंप किए? तो 6 किलो जंप किए तो कितना टेंशन बढ़ गया या फोर्स कितना बढ़ गया? 10 से। तो 6 किलो में कितना बढ़ जाता है? 10। तो 1 किलो में कितना बढ़ जाएगा? 10/6 बढ़ जाएगा। 10/6 बढ़ जाएगा। 10/, हाँ या नहीं? ऊपर देखते रहो, 10/, ध्यान देखोगे अब ये नियम पता चल गया। अब यहाँ पे टेंशन निकालना तो ऐसे भी निकाल सकते, देखो इधर, यहाँ पे कितना फोर्स है? 10। यहाँ पे कितना है? 10। इस पॉइंट पे कितना है? 10। और यहाँ से यहाँ पहुँचे तो कितना मास को इनकाउंटर किया आप? 10 ऑलरेडी था, और यहाँ से यहाँ गए तो कितना किलो बढ़ गया? 1 किलो में कितना बढ़ता था? 10/6। 1 किलो में, तो 3 किलो में कितना बढ़ जाएगा? 10/6 × 3 तो कितना से बढ़ जाएगा? 5 से बढ़ जाएगा। ऑलरेडी 10 था, 5 बढ़ गया तो यहाँ कितना आ जाएगा? समझ नहीं आई बात? ऐसे भी निकाल सकते हैं। यूनिटरी मेथड है कि यहाँ से यहाँ दिख रहा होगा आंखों से कि इधर से इधर जाते तो फोर्स क्या रहा है? बढ़ रहा है। तो कितना बढ़ जा रहा है? 10 बढ़ जाएगा। कितना किलो में? तो 6 किलो में 10 बढ़ जा रहा है। तो 1 किलो में 10/6, 2 किलो में 10/6 × 2, 3 किलो में 10/6 × 3, 4 किलो में 10/6 × 4, ऐसे करके निकाल लेंगे। तो यहाँ से यहाँ जा रहे हैं तो कितना किलो इनकाउंटर किया आप? 3 किलो। तो 3 किलो में कितना बढ़ जाएगा? 10/6 × 3, तो 5 न्यूटन बढ़ जाएगा। यहाँ 10 था, 5 बढ़ गया तो यहाँ कितना आ जाएगा? तो ऐसे भी आइडेंटिफाई कर सकते हो। क्लियर हो गया लोगों को?
टेंशन हमें वहाँ पे निकालना था, जैसे भी आप चाहेंगे वैसे निकाल लेंगे। अगर सही सही करेंगे तो हर एक नियम से आंसर क्या आएगा, सेम ही आएंगे। सर 2 kg वाला उसका एफबीडी बनाएंगे तो दोनों तरफ टेंशन। हाँ जी, दोनों तरफ टेंशन दिखाएंगे, T1 T2 दिखाएंगे। दूसरा देख लेंगे यहाँ पे अगर हमें निकालना, तो एक तो इक्वेशन बना लोगे, इधर क्या लग रहा है T2 माइनस 10 इजिकल टू 1 इंटू ए, T2 माइनस 10 इजिकल टू 1 इंटू ए। तो वहाँ से तो 10 प्लस तो 10/6 आ जाएगा, तो 70/6 आ जाएगा। तो T2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 70/6 या 35/3। या तो इक्वेशन से करें आप, या दूसरा क्या बताया था, दो टीम बना ले। एक टीम में कौन है हमारा 1 किलो, और दूसरी टीम में क्या हो जाएगा हमारा 5 किलो। 1 किलो को 20 से गुना करो और 5 किलो को 10 से, 50 प्लस 20 70 हो जाएगा। 70 भाई क्या कर लेंगे, 6 आ जाएगा। दूसरा टेंशन T2 से निकालोगे। तीसरा भाई यूनिटरी मेथड देख लोगे, अभी भी देख लिया था आपने, यहाँ 10 था, यहाँ से यहाँ गया तो कितना किलो को इनकाउंटर किए तुम, 1 किलो, तो कितना से बढ़ जाएगा 10/6 से। 10 प्लस 10/6 जोड़ दोगे तो 70/6 आ जाएगा। समझ आ गया होगा लोगों को। फोर्सेस देखते समय क्या देखेंगे, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होना चाहिए। कभी एंगल वेंगल पे लगाओ तो कौन सा कंपोनेंट ले लेंगे आप, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट लेके काम करेंगे। 2 kg वाले के लिए देखो, इधर देखो, 2 kg वाले के लिए कैसे दिखाएंगे। तो बताया था कि उस ब्लॉक पे जो डायरेक्ट फोर्स लगते हैं उनको दिखाते। 2 किलो वाले पे इधर टेंशन T2 दिखाओ, इधर देखो टेंशन इधर ही क्यों दिखाएंगे, अलोंग द स्ट्रिंग अवे फ्रॉम द ऑब्जेक्ट लगता है। यही बोला अलोंग द स्ट्रिंग और अवे फ्रॉम, ये देखो स्ट्रिंग इधर है, अलोंग द स्ट्रिंग और ऑब्जेक्ट से दूर 2 किलो से दूर, इधर होगा या उधर होगा, यही होगा। तो यहाँ T1 लगा दिया। कहाँ जा रहा है ये, लेफ्ट साइड जा रहा था। मास इंटू एक्सेलरेशन 2 इंटू ए, एक्सेलरेशन के डायरेक्शन में कौन है, T1 है या T2 है, तो प्लस T1 माइनस, तो डाटा इक्वेशन आ जाएगा T1 माइनस T2 इक्वल 2 इंटू 10/6, T1 माइनस T2 इक्वल टू 2 इंटू 10/6। इक्वेशन है, जिनको चाहिए तो ऐसे बना लेंगे आप। बाकी कोई ज़रूरत नहीं है इस केस में स्पेशली। हॉरिजॉन्टल सरफेस पे सारे ब्लॉक्स रहेंगे तो डायरेक्ट दे दिया कि आप क्या करेंगे, टेंशन निकाल सकते हैं। 3 ब्लॉक 4 ब्लॉक कितना भी तो आप कर सकते हैं, इधर यूनिटरी मेथड से कर लेंगे या फिर दूसरा। तो जल्दी से प्रैक्टिस के लिए जल्दी देखते हैं कौन बता पा रहा है। जल्दी से T1 T2 का आंसर बता दें, फिर से दिख गया होगा। बस T1 T2 आपको बताना है, जिस भी तरीके से आपको लगता है सही वैसे वैसे कर लें, कोई बाउंडेशन नहीं, किसी मेथड से करें आप। T1 T2 एंड ए की वैल्यू बोलनी है। एक्सेलरेशन की वैल्यू 10/3 और क्या है T1 की वैल्यू 10 की वैल्यू 10 हो गया। वेरी गुड। T2 की वैल्यू, जिस भी तरीके से आपको जो भी तरीके बताने, या तो मैंने इक्वेशन लिख के बताया, मास इंटू एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन के डायरेक्शन में जो फोर्स है पॉजिटिव और अगेंस्ट वाले को, ये एक बताया। दूसरा क्या बताया, इधर को इधर गुना करो, उधर को उधर गुना करो, टोटल मास डिवाइड करो। या तीसरा क्या बताया, यूनिटरी मेथड है। और सारे ब्लॉक्स हॉरिजॉन्टल सरफेस में आता है, यूनिटरी मेथड से भी निकाल सकते हो। कोई एक तरीका आप अपना लें और उसी को प्रैक्टिस करें। समझ बात नहीं है, आप किसी एक तरीक़े को अपना लें और उसी से काम करें, उसी में आप फास्ट हो जाएंगे। कौन से तरीके से निकाला आपने, ओके इक्वेशन लिखा आपने 20 इंटू 3/6। हमें यहाँ पे टेंशन निकालना था, यहाँ पे टेंशन निकालना था, तो क्या निकाला आपने, एक्सेलरेशन निकाला। 20/6 एक्सेलरेशन हो गया। और टेंशन निकालने के लिए तो 20 माइनस T1 इजिकल टू मास इंटू एक्सेलरेशन कर लिया, 3 इंटू ए, तो 10 की 10 आ जाएगी। T1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारी, और T2 कितना आ जा रहा है, ये 10 आ जा रहा है, और ये कितना आ जा रहा है, तो दोनों तरफ फोर्स दिया था वो भी देख लिया आपने, एक तरफ फोर्स दिया था वो भी देख लिया। अगर एंगल पर रहता या ऐसा कुछ दिया था तो भी मैनेज कर लोगे, यही केस है।
बाकी इसमें किसी को दिक्कत है तो देख लें आप, मैं लिख देता हूँ एक बार। मोस्ट ऑफ द टाइम मैं उससे कर लूँगा, क्रिस क्रॉस वाला मेथड से कर लूँगा। ये ऐसा हो गया और ये ऐसा हो गया, यहाँ पे निकालना है। 2 टीम बन गए, 20 को किससे गुना करेंगे, 20 को इससे गुना करें 3 से, और टोटल मास इतना हमारा, ये T1 की वैल्यू 10 न्यूटन निकल के आ गया। T1 की वैल्यू कितनी आ गई हमारी, 10 न्यूटन। दूसरा T2 अगर निकालना है, T2 निकालना यहाँ पे, तो एक टीम ये बनेगा, एक टीम ये बनेगा। ये किससे गुना होगा, 20 से। ये मास किससे गुना होगा, 20 से, हाँ या नहीं। और ये किससे गुना होगा, 0 से। और टोटल मास, तो T2 की वैल्यू 20/6 10/3 आ जाएगा। किसी एक तरीके से निकाल लेंगे आप। और आगे फर्दर जो है मैं बोलना ये चाहता हूँ, कल को ऐसे भी कहीं शो किया हो सकता है, कोई सेम कुछ सवाल है, इसको उतारने की जरूरत नहीं। मैं दिखा दे रहा हूँ कि आप कहीं ऐसा दिखाया हो तो आप घबराएंगे नहीं। ये बोलेंगे कितना डिग्री दिया हो, 60 डिग्री दिया हुआ, 60 डिग्री दिया हो, 40 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, तो भी क्या करेंगे, चालीस न्यूटन का फोर्स लग रहा है तो क्या कर देंगे, 40 × cos 60, मतलब 20 ही आ जाएगा, 20 आ जाएगा। 20 लेके वैसे कर लेंगे फिर से। अगर एंगल पे फोर्स दिया रहता तो कौन सा कंपोनेंट लेके काम करते हैं, तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट लेके काम करते हैं। बस यही बोला जा रहा है, कहीं एंगल पे फोर्स दिया रहेगा, कोई फर्क नहीं है, उसको दिखाने की कोई ज़रूरत नहीं। 40 न्यूटन में दिखा दिया एक एंगल पे, तो आपको समझ में आ रहा है। बस ये करते हैं कि जब एंगल पे रहता है तो क्या कर लेते हैं हम लोग, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हमारा फोर्स का काम करेगा। जो टोटल फोर्स है उससे मतलब नहीं है, एक वर्टिकल कंपोनेंट होगा, दूसरा हॉरिजॉन्टल होगा। हमारे लिए कौन यूजफुल होगा, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। क्लियर हो गया, तो फर्दर मूव करेंगे। अभी ये सेम केस में क्या दिया रहता है, अब टेंशन टेंशन टेंशन। ये क्या, तो स्लैब होता, स्लैब के अंदर टेंशन निकालो किसी पॉइंट पे, ऊपर देगा। जो मासेज जो 2 M1 M2 थे ना, तो मासेज को दोनों तरफ से क्या किया जाता था, पुल किया जा रहा था, और स्ट्रिंग में टेंशन निकालना था। क्या था, अब क्या रहेगा, पूरा पूरा क्या रहेगा, थिक ऑब्जेक्ट रहेगा, मोटा ऑब्जेक्ट रहेगा, मोटा ऑब्जेक्ट रखा, और उसी में दोनों तरफ से फोर्सेज लगा रहे हैं, F1 एंड F2। और ये कहीं पे बीच में टेंशन निकालना। पूरे जो स्लैब की लंबाई कितनी है, L है, यहाँ से कितनी दूरी पे टेंशन निकालना है, तो देगा ऊपर देगा। ये जो यहाँ पे टेंशन निकालना, यहाँ पे क्या निकालना है, टेंशन निकालना है। या दूसरा ऐसे बोल सकते हैं कि दो पार्ट बना दें, इस पार्ट ये पार्ट A हो गया, ये क्या हो गया, और तो ये बोले कि A और B जो पार्ट है, दोनों के बीच में आपस में कितना फोर्स लग रहा है, दोनों में कितना फोर्स लग रहा है, मतलब टेंशन ही निकालने बोल रहा है। क्या निकालने बोल रहा है, दोनों तरफ खींच रहे हैं तो उसके अंदर क्या डेवलप होगा, टेंशन फोर्स डेवलप होगा। तो यहाँ पर टेंशन निकालना, देखा इधर, और रिजल्ट वही यूज करेंगे। अभी क्या यूज कर रहे थे, इधर वाले फोर्स को इधर वाले मास से गुना कर रहे थे। अब हम जो जनरल नॉलेज जानते हैं, मास और लेंथ क्या होता है, प्रोपोर्शनल होता है। तो जो मास में फार्मूला वैलिड था, लेंथ में भी वैलिड होगा। तो अब लेंथ में दिया हुआ तो क्या करेंगे, F1 को इधर वाले लेंथ से गुना कर लेंगे, और F2 को, और नीचे टोटल लेंथ लिख देंगे। टोटल लेंथ कितना हमारा L है, खत्म हो जाएगी बात। मास इज प्रोपोर्शनल टू लेंथ, मास जो है लेंथ के प्रोपोर्शनल होता है। तो बीच में किसी पॉइंट पे टेंशन निकालना है तो नीचे टोटल लेंथ लिख दिया L1 + L2, ये लेंथ यहाँ पे x डिस्टेंस में निकालना, तो इधर से कितना हो जाएगा, मास और लेंथ प्रोपोर्शनल होता तो डायरेक्टली लेंथ में भी अप्लाई कर सकते हैं। F1 × L - x, F2 × x, नीचे में क्या डाल देंगे, L डाल देंगे। F1 × L - x, F2 × x बटे L, दैट विल T की वैल्यू आ जाएगी। स्लैब था ये भी सर उस मेथड से हो जाएगा। F2 सर अगर F1 की तरफ है तो हमारा चेंज अगर F2 ग्रेटर होगा तो F2 - F1, L के लिए जो आएगा वो। और यहाँ भी लागू होगा, दोनों तरफ F फोर्स रहेगा तो टेंशन कितना आ जाएगा, F, दोनों तरफ F फोर्स रहेगा तो टेंशन F, और
अगर मिडिल पॉइंट पे टेंशन निकालना हो दोनों तरफ F1 F2 है तो मिड पॉइंट पे टेंशन की वैल्यू F1 प्लस F2/2 यहाँ भी लागू हो जाएगा। मिड पॉइंट पे टेंशन है F1 प्लस F2/2 और एक तरफ फोर्स 0 है तो उसको 0 करके काम कर देंगे। अगर ये नहीं लग रहा है, एक ही फोर्स लग रहा है तो कितना टेंशन लिखेंगे F1 इंटू L माइनस एक्स। F1 इंटू L माइनस एक्स। ऑब्वियसली क्या कर रहा था, टेंशन डिक्रीज कर रहा है या इंक्रीज कर रहा है? टेंशन डिक्रीज इधर से इधर जा रहे हैं तो क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है। ऑब्वियसली यहाँ पे टेंशन F1 है और उधर कितना हो गया, 0 हो गया। इधर जा रहे हैं डिक्रीज कर रहा है, उधर से उधर जा रहे हैं तो क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। तो जैसे भी आपको डिक्रीज या इंक्रीज का रेट क्या हमारा लीनियर है, एक्स का फंक्शन आ रहा है ना, तो क्या बताएंगे लीनियर। तो टेंशन किसी स्लैब में निकालना होगा तो आइडेंटिफाई कर लोगे। तो ना वो अब क्या होता है, दोनों केस को तो मर्ज कर देते हैं। ये बोलते हैं जो ये वाला स्ट्रिंग है, ये जो येलो वाला स्ट्रिंग है पहले क्या हुआ करता था लाइट, अब क्या हमारा इस स्ट्रिंग का भी क्या है हमारा मास है। येलो वाला स्ट्रिंग का जो है तो क्या है मास है, देख लोगे M1 है M2 है और ये क्या येलो वाला का मास M लेंथ है टोटल F1 F2 एंगल पे दिए रहेंगे, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ले लेंगे। ये जो येलो वाला जो रोप है उसका मास M लेंथ है। फिर से किसी पॉइंट पे टेंशन निकालना ऊपर देगा, सपोज कर यहाँ पे निकालना, देगा इधर यहाँ पे निकालो, दो टीम बना लोगे, एक टीम में M1 हो गया, दूसरी टीम में क्या हो गया हमारा, तो कैपिटल M प्लस M2 हो गया। यहाँ पे लिखने में कोई दिक्कत है नहीं ना? हाँ, जिस पॉइंट पे निकालना तो उस पॉइंट के राइट में और लेफ्ट में दो टीम बना लेंगे। एक टीम इधर चला गया, एक टीम इधर चला गया। जिस पॉइंट पे निकालना उस पॉइंट के लेफ्ट एंड राइट वाले मासेस को लेकर के दो टीम में कन्वर्ट कर देंगे। तो जिस पॉइंट पे निकालना तो एक टीम इधर का मास M1 हो गया, उधर का कितना हो गया कैपिटल M प्लस M2 हो गया। कॉरस्पॉन्डिंग आप टेंशन उस पॉइंट पे लिख दोगे ना। अब जो है टोटल मास M1 प्लस M2 प्लस कैपिटल M, और F1 को उधर गुना कर दोगे और F2 को M1 से गुना कर दोगे, तो डेट विल गिव यू टेंशन इस पॉइंट पे। किसी को थोड़ी बहुत दिक्कत होती है तो यहाँ पे दिक्कत होती है वो देख लेंगे। यहाँ पे पूछा था कि अब यहाँ से x डिस्टेंस पे, यहाँ से x डिस्टेंस पे यहाँ पे टेंशन निकालना, यहाँ पे टेंशन निकालना है इस पॉइंट पे। यहाँ पे तो देखिए इधर अब x जो ये लेंथ हमारा उसको मास में कन्वर्ट कर लोगे। समझ आई बात नहीं आई? L के लिए मास M है, तो 1 के लिए मास M/L, x के लिए कितना हो जाएगा M/L इंटू प्लस M1, एक टीम बन गया। और दूसरे में M/L इंटू दो टीम ऐसे बन जाएंगे। अब ये वाला टीम का किसी मल्टीप्लिकेशन होगा, ये वाला टीम का F1 से मल्टीप्लिकेशन होगा, ये वाला टीम किसी गुण मल्टीप्लाई होगा, तो ये वाला टीम F1 से मल्टीप्लाई कर दो और ये वाला टीम और टोटल मास से तो डिवाइड कर दें। जहाँ पे क्या दिया रहेगा हमारा रोप भी दिया रहेगा और मासेज M1 M2 भी दिए रहेंगे, तो वहाँ पे तो आप टेंशन से आइडेंटिफाई कर सकते हैं, वहाँ पे टेंशन से आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं। किसी भी पॉइंट पे निकालना होगा तो रोप भी और मास भी है, तो जो रोप है उनके मास से कन्वर्ट कर लोगे, इतने लेंथ का मास निकाल लोगे और करस्पॉन्डिंग इधर उधर जंप करवा दोगे। ठीक है ये।
तो जल्दी से एक बार फाइन नोट कर लेंगे क्या हमारा पूरा एक कंप्लीट स्लैब दिया हुआ, ये स्लैब दिया हुआ है, रखा हुआ स्मूथ सरफेस पे, स्लैब रखा हुआ स्मूथ सरफेस पे। थर्टी सेंटीमीटर का स्लैब है, 3 किलो का मास है इसका, और इधर फोर्स लगा 32 न्यूटन, 20 न्यूटन। यहाँ पे टेंशन निकालना है, इधर 10 सेंटीमीटर, उधर 20 सेंटीमीटर। ये सलूशन निकालना हो तो कितना बता दोगे? नेट फोर्स 12 न्यूटन है, 12 न्यूटन है। स्लैब को ऐसे खींचोगे तो स्लैब का मोशन इसी लाइन में होगा, ये 32 तो यहाँ 32 इधर लग रहा है, उधर 20 लग रहा है, तो नेट फोर्स 12 और 12/3 कर लोगे, 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर एक्सेलरेशन हो गया। एक्सेलरेशन अगर चाहिए तो 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आई कैप में आएगा। फिलहाल यहाँ पे हमें टेंशन ही चाहिए, लिखा रहेगा 10 सेंटीमीटर वाला पार्ट 20 सेंटीमीटर वाला पे कितना तो फोर्स लगा रहा है, ये 20 सेंटीमीटर वाला 10 सेंटीमीटर पे कितना लगा रहा है। जो फोर्स लगाएगा किस नेचर का लगाएगा? टेंसाइल नेचर का लगाएगा। लेंथ में ही काम कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेंथ को क्या कर लेंगे, यहाँ पे चेंज करने की जरूरत नहीं है, वहाँ पे चेंज करने की जरूरत होती है जहाँ पे मास भी है और लेंथ भी है, बट यहाँ पे टोटल लेंथ ही है, तो लेंथ में चेंज करने की जरूरत है नहीं है। किसको 10 सेंटीमीटर किसको गुना कर लेंगे 32 से, अब 20 सेंटीमीटर को तो डेट भी 20 को 20 गुना करें, 400 प्लस 320 720 बाई टोटल 30, तो 24 हो जाएगा। आंसर विल बी 24 न्यूटन का टेंशन आ रहा है। और भी तरीके बाकी देख लेंगे। बाउंड्री कंडीशन काफ़ी बार ना आप आंसर निकालते हैं, उसका कोई लॉजिक नहीं होता, तो देख लें ऐसे, देखें इधर लॉजिक ऐसे ऐसे भी लगा सकते हैं। 4 ऑप्शंस में इलिमिनेट जहाँ पे करते हैं तो क्या बोल रहा है, यहाँ 20 न्यूटन है, इधर की तरह कितना है, इधर 32। मिड पॉइंट पे कितना होगा, मिड पॉइंट पे एवरेज के बराबर, तो मिड पॉइंट पे 26 होगा, मिड पॉइंट पे 26, मिड पॉइंट पे, ठीक है। ये मैं बोलना चाहता हूँ कि इस बॉडी के अंदर किसी भी पॉइंट पे टेंशन 20 से ज़्यादा होगा और 32 से क्या होगा, तो इसके बाहर अगर आंसर आ तो वैसे गलत है। आंसर डेफिनेटली 20 और 32 के बीच में ही होना चाहिए। अगर हमें मिड पॉइंट पे पूछा जाता है तो 26 न्यूटन बताते हैं, मिड पॉइंट पे निकालना तो क्या निकालते हम लोग 26, मिड पॉइंट पे 20। अब मिड पॉइंट से इधर जाएंगे तो टेंशन घटेगा या बढ़ेगा, तो 26 से कम आंसर आएगा। इधर अगर पूछेगा तो 26 से क्या आंसर देंगे आप, समझ आ गया होगा। मैं बोल रहा हूँ ऐसे कहीं पे पर अगर आपको हिट एंड ट्रायल देना है, मिड पॉइंट पे कितना आ जाएगा 26, कैसे आएगा मिड पॉइंट पे 26 एवरेज लेकर के। अब जो है कि मिड पॉइंट से लेफ्ट जाएंगे तो कम आएगा, मिड पॉइंट से राइट जाएंगे ज़्यादा आएगा, तो ऐसे भी एलिमिनेट कर सकते हैं आप। एग्जैक्ट वैल्यू तो निकाल ही लिया, बाकी तीसरा तो वैसे भी कैसे देखो, इधर से इधर जाते तो बढ़ रहा है, 12 न्यूटन से बढ़ जा रहा है, तो 30 सेंटीमीटर में कितने से बढ़ जा रहा है 12 न्यूटन से, 30 सेंटीमीटर कितने से बढ़ जा रहा है, तो 10 सेंटीमीटर में कितने से बढ़ जाएगा, 30 सेंटीमीटर में 12 न्यूटन से बढ़ जाता है, तो 10 सेंटीमीटर में कितने से बढ़ जाएगा, तीस सेंटीमीटर में कितने से बढ़ जा रहा है, तो 10 सेंटीमीटर
में कितना से बढ़ जाएगा? तो 12/30 इंटू 10 तो 4 न्यूटन से बढ़ जाएगा। तो वहाँ पे 20 है और 4 बढ़ेगा तो कितना हो जाएगा यहाँ पे? समझ आई बात नहीं? या उल्टा ऐसे भी कर सकते हैं, अगर आपको घटाने में मजा आता है तो बोले इधर से उधर जाएंगे तो क्या हो रहा है? घट रहा है, घट रहा है। तो ये पता चलेगा 30 सेंटीमीटर में 12 से घटता है, तो 20 सेंटीमीटर में कितने से घट जाएगा? अरे 30 सेंटीमीटर में 12 से घट जाता है। ये सब यूनिटरी मेथड तो कर लेते होगा। सब्जी खरीदने नहीं जाते क्या कभी? सर इंक्रीज करेगा 30 सेंटीमीटर से, मतलब 20 से 32 गया। इधर से इधर दिखा रहा हूँ, इधर से इधर बोल रहा हूँ। इधर से इधर देखेंगे तो घटेगा। इधर घट जा रहा है कितने से? 12 से। 30 सेंटीमीटर में कितने से घट जाता है? तो 20 सेंटीमीटर है में कितने से घट जाएगा? 8 से घट जाएगा। तो यहाँ 32 से 8 घटा दो, तो 32 माइनस 8 कर दो, 24 आ जाएगा। तो जैसे भी करेंगे, अगर सही करेंगे उतना ही आंसर आ जाएगा। हाँ, टोटल लेंथ से डिवाइड कर देते हैं। हाँ, मास भी दिया तो मास में चेंज करके निकालोगे ना, तो अपने आप कैंसिल होकर उतना ही आ जाएगा। सर अगर जैसे वो मेथड से भी हो सकता है 30 सेंटीमीटर में 3 kg था, तो 10 पे उतना मास और फिर 20 पे उतना मास, दोनों मास। हाँ हाँ बेटा, मास में लाओगे ना तो वो अपने आप मास वाला को काट के लेंथ वाला डिराइव किया। मास वाला तो आएगा ही, मास वाला तो एक्चुअल है ही, मास वाला तो एक्चुअल है ही, उसी को लेंथ में चेंज किया। चलिए समझ आ गया होगा लोगों को? तो हॉरिजॉन्टल सरफेस पे तो ये काम हो गया कि आप स्लैब में टेंशन या स्लैब और ब्लॉक दोनों रहेगा तो भी कर लोगे, हाँ या नहीं? तो इसका और फायदा क्या था वो देखेंगे आप। हॉरिजॉन्टल सरफेस पे और फायदा क्या होता है, देखिए इधर। हॉरिजॉन्टल सरफेस पे और फायदा क्या होता है, अगर यहाँ पे ऐसा कुछ लिखा होगा, यहाँ पे कुछ जगहों पे तो ऐसे काउंटिंग की जरूरत पड़ती है। कितने लोग दिख रहे हैं यहाँ पे? 3। अभी कितने लोग दिख रहे हैं? ये जो कनेक्टेड ऑब्जेक्ट पढ़ रहे हैं तो इसका एग्जाम्पल दिया था। ये कनेक्टेड ऑब्जेक्ट एग्जाम्पल कहाँ पे देखने को मिलता है? ये मेट्रो या ट्रेन यही होती है। मेट्रो या ट्रेन किसका ऑब्जेक्ट है हमारे? किस तरह का एग्जाम्पल है? कनेक्टेड ऑब्जेक्ट का एग्जाम्पल है। देखा इधर, तो यहाँ बोला जाएगा कि मेट्रो के अंदर बहुत सारी बॉगीज हैं, और बोला था कि मेट्रो के बॉगीज में देखा होगा कि बॉगीज में तो कनेक्टर लगा रहता है, स्ट्रिंग लगाता है, स्प्रिंग लगा रहता है। 2 बॉगीज के बीच में स्प्रिंग लगा रहता है, स्ट्रिंग से कनेक्टेड होते हैं। या 2 ट्रेन के बीच में भी क्या रहता है, दो जब ट्रेन रहती है ना तो ट्रेन के बॉगीज जुड़ती हैं। तुमने देखा होगा ना, काफ़ी तो स्पेशल लोग जाते तो उनके लिए अलग से तो बॉगी अटैच किया जाता है। मतलब मैं बोलना चाहता हूँ अलग अलग ये बॉगीज होते हैं, उनको क्या करते हैं आपस में स्ट्रिंग से कनेक्ट करते हैं या स्प्रिंग से कनेक्ट करते हैं। वहाँ पे स्प्रिंग हैवी वाला रहता है। बाकी उसी का एक तो लाइट वाला स्ट्रिंग लेकर के ऐसे एग्जाम्पल दिया देख लेगा इधर, जहाँ पे बोला जाए कि इधर आपको बोल देगा कि ट्रेन है, मेट्रो है, कुछ भी नाम दे दिया और बोल दिया कि सारे बॉगीज क्या हैं, आइडेंटिकल हैं। सारे बॉगीज क्या हमारे आइडेंटिकल हैं। तो क्या करें आप, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे किसी एक जगह पे पूछते, बाकी सब जगह पे टेंशन निकाल लें। देख ले इधर, तो यहाँ पे 4 सेफ लग रहा है, ध्यान से देख लोगे आप। जो भी नियम से निकालोगे तो क्या करते हैं आप देख लोगे टोटल नंबर ऑफ बॉगीज कितने हमारे? 1 2 3 4 5 6 हैं। कितने हैं? तो यहाँ पे टेंशन निकालना हो, जिस पॉइंट पे टेंशन निकालना उसके पीछे वाला बॉगीज की जनसंख्या लिख दो, न्यूमरेटर में उसके पीछे वाली बॉगी का जनसंख्या लिख दो और टोटल जनसंख्या लिख दो, F से गुना कर दो। अगर आइडेंटिकल रहेंगे तो ऐसा कर लेंगे हम लोग। टेंशन निकालना क्या करना हमें? टेंशन निकालना ये बोला कि इतने बॉगीज का इंजन है, इंजन में इतना फोर्स लग रहा है, इतने नंबर बॉगी पे क्या निकालो, इतने और इतने नंबर के बीच में क्या निकालें आप? टेंशन निकालें। क्या निकालें आप? टोटल बॉगी की संख्या दिए रहेगा, कहाँ रख दोगे उसको? डिनोमिनेटर में। और न्यूमिनेटर में क्या रखोगे? जिस पॉइंट पे निकालना उससे पीछे पे बॉगी की संख्या लिख दोगे। जिस पॉइंट पे निकालो उससे पीछे वाली बॉगीज की संख्या, तो कहाँ पे निकालना तो कितना उसके पीछे 1 है, तो 1/6 इंटू टोटल फोर्स से मल्टीप्लाई कर देंगे। समझ आई बात नहीं?
ये रिजल्ट हमने दे दिया, बाकी जो तरीका बताया था उससे भी निकाल सकते हो। अगर हमें करना होता तो क्या करते, यहाँ पे इधर फोर्स कितना हमारा 0 और इधर कितना है, 2 टीम बनते, ये 5m का और ये m का, इसको इससे गुना करते हैं और इसको उधर गुना करते, टोटल से डिवाइड करते तो भी उतना ही आंसर आता। बट यहाँ पे तो 50 और 100 बॉगीज दिए रहते जो वहाँ पे डायरेक्ट आंसर ऐसे लिख सकते हो। तब सभी जगह पे छाप दोगे आंसर। तुम यहाँ पे कौन बताएगा, यहाँ पे टेंशन कौन बताएगा, यहाँ पे तो क्या लिखेंगे, तो उससे पीछे 2 हैं, 2/6 × F। यहाँ पे कौन बताएगा, यहाँ पे कौन बताएगा, यहाँ पे कौन बताएगा, और यहाँ पे कौन बताएगा, तो 6/6 हो जाएगा, तो F आ जाएगा अपने आप ही। बाकी ये 6 में तो आपको वैसा लग रहा है, बाकी ये जनसंख्या 50-100 दिए रहते हैं। तो पूछा दिया रहेगा कि यहाँ से इंजन से इतना पीछे नंबर पे या लेके, तो रियर एंड से इतने पॉइंट पे निकालना, तो काउंटिंग कर लोगे पीछे वाला, जिस पॉइंट पे टेंशन निकालना तो उससे पीछे वाला जनसंख्या, टोटल जनसंख्या और इंजन का फोर्स से मल्टीप्लाई कर देंगे, टेंशन निकल कर जाएगा। या वो जो पहले हमने पढ़ा था वो भी एप्लीकेबल है यहाँ पे। जब आइडेंटिकल बॉगीज रहेंगे तो ऐसा कर लोगे। तो नेक्स्ट पार्ट में मूव करेंगे। अब 2 ब्लॉक क्या रहेंगे, चिपके हुए रहेंगे। 2 ब्लॉक क्या रहेंगे, चिपके हुए रहेंगे, तो वहाँ भी ये फोर्स फार्मूला एप्लीकेबल होता है। 2 ब्लॉक यहाँ पे, ब्लॉक ए और ब्लॉक बी को दोनों को आपस में क्या कर दिया, चिपका दिया। इधर से फोर्स F1 लगा रहे हो, इधर से क्या लगा रहे हो तुम, हाँ तो फिर वैसे करोगे जैसे F1 M2 F2 M1 बाई M1 प्लस M2 से निकालेंगे। बट जो व्हीकल्स चलते हैं उसमें एक ही तरफ इंजन लगा होता है। ये जो दोनों क्या किया जा रहा है, दोनों तरफ से पुश किया जा रहा है। दोनों तरफ से क्या किया जा रहा है, जो पहले केस कर रहे थे दोनों तरफ से क्या किया जा रहा था, पुल, और इसको क्या कर रहे हैं, पुल कर रहे थे पहले, और ये वाला क्या कर रहे हैं, तो पुश कर रहे हैं दोनों तरफ से F1 एंड F2। तो क्या कर लेंगे यहाँ पे फिर से एप्लीकेबल है। F1 F2 में जो बड़ा होगा उधर एक्सेलरेशन हो जाएगा, F1 F2 में जो, और यहाँ पे बोले M1 M2 पे कितना लगाया, नॉर्मल की वैल्यू निकालो, तो वही वाला फार्मूला लगाएंगे। M1 F2 नीचे में M1 M2 पे कितना फोर्स लगाया, तो नीचे कितना डाल दोगे, M1 प्लस M2, और न्यूमरेटर में M1 F2 प्लस M2 F1। नॉर्मल दोनों का कंबाइन करेंगे, सरफेस दोनों का मास लगाना। हाँ जी, जैसे तुम ले 2 लोग कोई ले लो ना, कहीं पे 2 लोग हैं और ये दोनों लोग हैं, दोनों लोग को कोई मतलब नहीं, लेकिन बाहर से तुम क्या कर रहे हो उनको, बाहर से एक इधर से पुश कर रहा है, इधर से पुश कर रहा है, दोनों तरफ से क्या किया जा रहा है, पुश किया जा रहा है। समझ नहीं आई बात, ऐसे ले लीजिए। ये ऑब्जेक्ट बारे में, ये ऑब्जेक्ट है, दोनों तरफ से क्या कर रहे हैं आप, पुश कर रहे हैं। F1 एंड F2 से क्या कर रहे हैं, तो बीच में कितना, इसके एक इधर वाला पार्ट इस पर कितना लगाएगा। समझ नहीं आई बात, 2 अलग अलग ब्लॉक है, M1 M2 2 अलग अलग ब्लॉक है। दोनों कॉन्टैक्ट में वो आपस में जो अपोजिट फोर्स। हाँ ऐसा भी सोच सकते हैं। बाकी यहाँ पे डायरेक्ट हम लोग बोलेंगे पुशिंग का केस है ये F1 एंड F2। ये क्या हमारा F1 F2 दोनों फोर्स लगाया जा रहा है, पुश किया जा रहा है एक दूसरे को, इधर से भी पुश किया जा रहा है, इधर से भी पुश किया जा रहा है। यहाँ पे M1 M2 पे कितना लगाएगा, M2 M1 पे कितना लगाएगा, दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर होगा, डायरेक्शन अपोजिट होगा, जो मैग्नीट्यूड आएगा तो इतना आ जाएगा। मैग्नीट्यूड जो पहले टेंशन का काम करता था वही यहाँ पे क्या काम करेगा, नॉर्मल का काम करेगा। टोटल मास नीचे लिख दोगे, इधर वाला फोर्स को उससे गुना कर दोगे, उधर वाला फोर्स को इधर गुना कर दोगे, टोटल मास से डिवाइड कर दोगे, डाउन नॉर्मल की वैल्यू आ जाएगी। क्लियर हो गया लोगों को। M1 F2 M2 F1 बाई M1 प्लस M2 बोलो, कर लेंगे। 3 वाला रहेगा तो भी कर लेंगे ना, 3 4 5 10 कितने भी रहेंगे सारे केस एप्लीकेबल है। दोनों F1 F2 बराबर फोर्स होता है, कितना आ जाएगा, नॉर्मल F ही आ जाएगा। दोनों बराबर तो कितना आ जाएगा, ये दोनों मास से बराबर हैं, F1 प्लस F2 बाई 2 सारे एप्लीकेबल हैं। 3 4 5 रहेगा तो भी क्या कर लोगे तुम, जल्दी से एक वैल्यू कर ले। तुम प्रीवियस ईयर खोलोगे तो एक सवाल पूछा हुआ है इस पर, एक किलो 4 किलो
14 न्यूटन। 4 किलो वाला दो पे कितना लगा, 2 किलो वाला एक पे कितना लगा रहा। यहाँ पे n डैश निकाल देंगे, n1 n2 निकाल ले, फाइंड कर दें। एक्सलेशन तो बताई दोगे ना कितना एक्सलेशन आ रहा है। वैसे एक्सलेशन की वैल्यू 2 आ रही है, एक्सलेशन की वैल्यू कितनी आ जा रही है, 2 आ जा रही है। हाँ जी, n1 की वैल्यू 6 आ गई। जिस भी तरीके से आपको शूट करता हो वैसे निकाल लें। n2 की वैल्यू 2 आ जाएगी और n1 की वैल्यू 6 आ जाएगी। किसी भी तरीके से करोगे आंसर आ जाएगा तुम्हारा। हॉरिजॉन्टल सरफेस पे स्टडी कर रहे थे। यहाँ पे एक तरीका ये हो सकता है, यहाँ पे निकालना हमें, तो क्या करें, 2 टीम हो गई, एक 4 किलो का, एक 3 किलो का। 3 किलो वाला किससे गुना होगा, 14 से, तो 3 × 14 बाई तो 7, 2 से काट देंगे तो 6 आ जाएगा। क्या आ जाएंगे, तो n1 की वैल्यू 6 आ जाएगी। और यहाँ पे करोगे तो ये 6 किलो का ये टीम बनेगा, 6 एंड 1 का बनेगा। 1 को किससे गुना करेंगे, 14 से, और नीचे 7 आएगा, 14 बाई 7 2 आ जाएगा। तो जैसे तुम्हें इच्छा हो वैसे कर सकते हो। इक्वेशन किसी को बनाने का मन करता है, इक्वेशन से मैं बना देता हूँ। काफ़ी लोग इसमें पूछते हैं कि नॉर्मल वाला इक्वेशन बता दो मैं, या कभी आपको दूसरे किसी केस में ज़रूरत पड़ सकती है तो देख लें। वैसे यहाँ पे जो आंसर है, आंसर तो हमारा हो गया। यहाँ पे निकालना था n1, 2 टीम बन गए, 4 को 0 से गुना करें 3 को, तो 6 न्यूटन आ गया n1 की वैल्यू। अपने बगल वाले पे नज़र रखोगे कि वो कर पा रहा नहीं कर पा रहा। और नज़र नहीं रखना, बस बताना भी है कि उसको कुछ नहीं बोलना। अगर आपके बगल में नहीं कर पा रहा तो उसको कुछ नहीं बोलना, आप मुझे बोल दें ये नहीं कर पा रहा। आप अपना पहले कर लेंगे, इंश्योर करेंगे कि आप पहले इंश्योर करेंगे आप अपना कर लिया, उसके बाद देखेंगे बगल वाले का क्या करेंगे। ये n2 निकालना। यहाँ पे 2 टीम, 1 किलो बन गया। 1 किलो किससे गुना होगा, और कितना हो जाएगा, ये कितना आ जाएगा, 2 न्यूटन आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 2 न्यूटन। बाकी नॉर्मल का इक्वेशन किसी को इच्छा हो रही है कि नॉर्मल का इक्वेशन बनाना है तो देख लें, ऊपर देखेगा आपको ये पता चलेगा कि एक्सेलरेशन की वैल्यू कितनी होगी और किधर होगी। एक्सेलरेशन की वैल्यू 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और किधर होगा, आई कैप में। किसका एफबीडी बना दूँ, 1 kg का बना दे रहा हूँ। 2 किलो का बनाता हूँ, 2 किलो का भी बना दूंगा। 1 किलो का एफबीडी में ऐसा होगा, 1 किलो पे कौन लगाएगा, 1 किलो के पे 2 किलो वाला लगाएगा। जो भी नाम दिया था, n2 दिया था, n2 लिख दें। और कोई लग रहा है क्या हॉरिजॉन्टल में, और कोई लग रहा है, 1 किलो वाले पे हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में और कोई फोर्स लग रहा है क्या। 2 किलो वाला 1 किलो वाला को किधर पुश करेगा, आगे की तरफ पुश करेगा। 2 किलो वाला 1 किलो वाला को किधर पुश करेगा, तो ये बोलेंगे नॉर्मल फोर्स कॉन्टैक्ट सरफेस के परपेंडिकुलर टुवर्ड्स द ऑब्जेक्ट होगा। किधर होगा, समझ आ गया लोगों को। पुश करते हैं आगे की तरफ, जैसे ना कहीं दरवाजे पे भी लिखा था, कहीं पे जाता तो उस पर लिखा था पुश करें। अगर तुमने नहीं पढ़ा था, आप क्या करते हो, उसको पहले पुल करते हो तो नहीं स्टार्ट होता। और पुश करना तो उधर ही पुश करेंगे। तो ये 2 किलो वाला 1 किलो वाला को क्या करेगा, पुश करेगा। और किधर पुश करेगा, टुवर्ड्स 1 किलो, इधर ही पुश करेगा। नॉर्मल फोर्स टुवर्ड्स द ऑब्जेक्ट लगता है। बाकी इक्वेशन क्या बता था, राइट साइड में क्या लिखेंगे आप, मास इंटू एक्सेलरेशन। और एक्सेलरेशन का डायरेक्शन वाला फोर्स को पॉजिटिव, और अगेंस्ट वाला को, अगेंस्ट में तो कुछ है ही नहीं। n1 का n2 की वैल्यू 2 न्यूटन आ गई। तो अगर इक्वेशन किसी को चाहिए तो ऐसे इक्वेशन बना लोगे। देख लेंगे जिनको 2 किलो का एक इक्वेशन देखना है, जिनको 2 किलो वाले ऑब्जेक्ट का एफबीडी देखना है वो देख लेंगे। 2 किलो वाला को कौन पुश करेगा, 1 किलो, और कौन पुश करेगा, दोनों ही लोग पुश करेंगे। ये मान लिया n1 से कर रहा है, ये कितने से कर रहा है, और जा कहाँ रहा है, ये 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से आगे जा रहा है। क्या इक्वेशन लिखोगे, मास इंटू एक्सेलरेशन, मास इंटू एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन का डायरेक्शन वाले फोर्स को प्लस में, और अगेंस्ट वाले को
माइनस में, n2 निकाल चुके हो शायद तुम, n2 कितना निकाल चुके हो, और रख दोगे तो n1 की वैल्यू 6 आ जाएगी। तो ऐसे करोगे तो भी आंसर आ जाएगा। अब जो आपको जो सारे मेथड बता दिया, FBD बता दिया कि ऐसे ऐसे बनाते हैं। नॉर्मल टुवर्ड्स द ऑब्जेक्ट दिखाते हैं। नॉर्मल क्या दिखाते हैं, समझ आ गया होगा लोगों को। नॉर्मल क्या दिखाते हैं, टुवर्ड्स द ऑब्जेक्ट। बाय द वे कहीं ऐसा कहीं दिखा दिया कोई डायग्राम, कुछ जगह पे ऐसे दिखाए रहते हैं, ये दो ऑब्जेक्ट ऐसे ऐसे हैं, ये कुछ जगहों पे ऐसे ऑब्जेक्ट दिखाए रहते हैं। आप पूछा जाता कि दो लोग, ये समझ में आया तुम्हारा कैसा ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट का शेप समझ में आया नहीं आया तुम्हें, ये ऑब्जेक्ट का शेप। एक के ऊपर एक नहीं रखा हुआ, एक जो है ऐसा है, ये एक ऑब्जेक्ट ऐसा है और दूसरा ऑब्जेक्ट वैसा है। कुछ समझ नहीं आया, एक ऑब्जेक्ट इतना है तुम्हारा। अभी दिवाली आ रहा है ना, दिवाली में वेरियस तरह के मिठाई आते हैं, तो कोई मिठाई एक ऐसा है, ऐसे मिठाई कोई खाया है, अरे खाया ही नहीं। अरे दिवाली में वेरियस टाइप के आते हैं, एक पैकेट में तो बहुत सारे रहते हैं। अरे रहता है, ऐसे भी रहता है। अच्छा ऐसा कोई मिठाई आता कि देखा नहीं, जो ट्रायंगुलर। अच्छा पराठा तो देखा होगा, पराठा भी नहीं देखा, पराठा देखा ना, तो पराठा ही मान लो, प्लेन पराठा। हाँ हाँ, पिज्ज़ा का स्लाइस काट देंगे तो उससे भी निकल जाएगा, कट करके निकाल सकते हैं ना। हाँ हाँ ये बोल रहे हैं, वो आपका आंख पे डिपेंड करता है ना कि क्या आप देख रहे हैं, किस नज़र से देख रहे हैं। हमें तो बहुत सारी मिठाई ऐसा दिखती है। अरे बहुत दिवाली में बहुत सारे मिठाई आते हैं। हाँ सही बोल रहे हो। हाँ हाँ सही बोल रहे हैं, सैंडविच ऐसे ही दिखता है, सैंडविच तो ऐसे ही होता ही है। सैंडविच वाला एग्जांपल आगे चल के आएगा वैसे, जब हम लोग सेंटर ऑफ मास वगैरह पढ़ेंगे या फिर मोमेंट ऑफ इनर्शिया, वहाँ पे ज़्यादा आएगा, बार बार आएगा वो। फिलहाल जो है तो बहुत सारे स्वीट्स ऐसे आते हैं वैसे। सी तो ऐसे देखेंगे आप। अब सवाल यहाँ पे पूछा जाता है कि अब दो ऑब्जेक्ट ऐसे हैं, M1 M2 ऐसे हैं, अब M1 के द्वारा M2 पे फोर्स निकालो या M2 के द्वारा M1 पे निकालो, ऐसे कुछ फोर्स लगा रहे हैं, तो यहाँ पे क्या फर्क पड़ेगा, देखिए इधर एंगल वेंगल दिया रहेगा, ये थीटा के बारे में दिया रहेगा, ये कितना थीटा देख लेंगे ऊपर, F1 एंड F2 दबाया जा रहा है। अब M1 M2 पे कितना लगाएगा, M2 M1 पे कितना लगाएगा, तो क्या होगा, अब जो लगाएगा तो ऐसा आएगा, ये जो फोर्स लगाएगा M1 M2 पे लगाएगा तो कॉन्टैक्ट सरफेस के परपेंडिकुलर टुवर्ड्स द ऑब्जेक्ट होता है। जो पहले हम लोग ऐसे डायरेक्टली दिखा रहे थे ना कि ऐसा होगा, अब वो ऐसा नहीं होगा। कैसा होगा, ये नॉर्मल F1 F2 ऐसे हैं, दिख गया लोगों को। F1 अगर बढ़ा तो क्या होगा, F1 अगर बढ़ा तो F1 माइनस F2 बाई M1 प्लस M2 एक्सेलरेशन आ गया, F1 माइनस F2 बटे M1 प्लस M2 एक्सेलरेशन आ गया। क्लियर हो गया लोगों को। अगर बोले जाए कि कोई ऑब्जेक्ट ऐसा है और इस केस में निकालना, तो क्या करोगे, तो अब देखोगे हमें क्या हो गया, तो एक्सेलरेशन का वैल्यू पता चल गया। F1 बड़ा है मानते हुए कर दे रहा हूँ, F1 इज ग्रेटर देन F2, एक वैल्यू F1 माइनस F2 बाई M1 प्लस M2, F1 माइनस F2 बाई M1 प्लस M2। ये एक्सप्रेशन लिख लिया लोगों ने। M1 का FBD बनाऊँ, M2 को बनाऊँ, टू ओके, तो 2 को बनाएंगे तो 2 पे जो डायरेक्ट फोर्स लगा वही दिखाएंगे। ये 2 ऑब्जेक्ट है हमारा, 2 पे तो जो वर्टिकल में लग रहा था तो कोई दिक्कत नहीं है, वेट नीचे है, M2G और ग्राउंड के द्वारा जो नॉर्मल लगेगा ऊपर लगेगा।
बैलेंस फोर्स है। हमें अब बोलेंगे कि जो M1 जो नॉर्मल लगाएगा तो कॉन्टैक्ट के परपेंडिकुलर टुवर्ड्स ऑब्जेक्ट ऐसे लगाएगा। इसमें इंटरेस्ट था हमारा। ये एंगल थीटा है, ये जो n लगेगा तो ऐसा लगेगा। ये भी थीटा हो गया, राइट। समझ आ गया होगा। नॉर्मल का बस इंटरेस्ट था। कुछ जगहों पे आजकल ऐसे ब्लॉक दिखा देते हैं, वहाँ पे लोगों को दिक्कत आती है। नॉर्मल ऐसे दिखा दिया, ये नॉर्मल ऐसा हो गया। ये कितना हमारा थीटा है, ये थीटा तो ये वाला कितना आ जाएगा हमारा, ये थीटा तो ये वाला भी थीटा, ये थीटा तो ये कितना 90 माइनस थीटा, तो वर्टिकल से कितना आ जाएगा, ये एंगल अगर थीटा है तो डेफिनेटली ये वाला एंगल 90 माइनस थीटा, ये 90, तो ये वाला कितना हो जाता, थीटा हो जाता। तो इधर कंपोनेंट कितना आ जाएगा, इधर और इधर, इधर n साइन थीटा और इधर, बस इतना ही है। तो ये M2 पे एक फोर्स है, ये लग गया, और एक कौन सा लग रहा था, नॉर्मल का ये कंपोनेंट आ जाएगा। और N2 पे एक और कौन सा फोर्स लग रहा था, F2 लग रहा था। किधर लग रहा था वो, ये लग रहा था ना, F2 तो इधर लग ही रहा था। किस पे लग रहा था, M2 पे। तो बताते हैं FBD में कौन सा फोर्स दिखाते हैं, डायरेक्ट फोर्स। तो डायरेक्ट फोर्स में तो एक तो n साइन थीटा आ गया, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एक n साइन थीटा आ गया, और दूसरा कौन सा आ गया, इधर F2 आ गया। F2 इधर ही लग रहा है, इसी को दिखाया हमने, n साइन थीटा एंड F2। समझ नहीं आई बात, इधर लग रहा है n साइन थीटा, इधर कितना लग रहा है, और इन सभी के प्रेजेंस में कहाँ जा रहा था वो, राइट जा रहा था, लेफ्ट जा रहा था, राइट जा रहा था। F1 जो था इधर जा रहा, अगर तभी क्वेश्चन क्या लिख लोगे, M2A, ये ऑलरेडी पता, तो ये ऑलरेडी पता, n की वैल्यू यहाँ से निकाल लोगे तुम। तो इंडिविजुअल हमने क्या कर लिया, अगर इंडिविजुअल कंप्लीट जो है दोनों ब्लॉक या 3 ब्लॉक या 4 ब्लॉक कहाँ रहेगा, वर्टिकल सरफेस में, तो वहाँ पे एक्सेलरेशन और टेंशन निकाल लिया। सारे ब्लॉक्स कहाँ पे रहेंगे, इनक्लाइन प्लेन पे, तो भी क्या निकाल लिया हमने, एक्सेलरेशन और टेंशन निकाल लिया। सारे ब्लॉक कहाँ रहेंगे, हॉरिजॉन्टल सरफेस पे, तो भी हमने क्या कर लिया, तो हमने निकाल लिया। बाकी एक कॉन्टैक्ट में ना बहुत सारे ब्लॉक जो है कॉन्टैक्ट में हैं। एक बहुत फेमस क्वेश्चन है, हर एक किताब में ये दिया हुआ, देख ही लेंगे आप। 2 ब्लॉक या 3 ब्लॉक का केस ऐसे दिखाया हुआ है। ये बोल रहा कि ये जो ब्लॉक है हमारे M1 M2, ये ब्लॉक जो है M1 है, M2 है, M3 है, 3 लोग ले लें इनक्लाइंड प्लेन पे कहाँ पे, तो ये ब्लॉक जो इनक्लाइंड प्लेन पे इक्विलिब्रियम में, ये ब्लॉक कहाँ पे है, ये F फोर्स लग रहा है M1 M2 M3। इनक्लाइंड प्लेन पे क्या है, ये इक्विलिब्रियम में है, इक्विलिब्रियम में ऑब्जेक्ट सिस्टम एट रेस्ट ऑन इनक्लाइंड प्लेन, ये F फोर्स लग रहा है। और इनक्लाइंड प्लेन पे क्या है, ये सिस्टम इक्विलिब्रियम में। M1 M2 सिस्टम एट रेस्ट, यहाँ पे सिस्टम क्या, तो रेस्ट में। तो बोल दिया कि M1 M2 M3 के बीच में तो फोर्स निकालें। M2 M3 पे कितना लगा रहा है वो उसकी वैल्यू निकालनी है। M2 M3 पे कितना फोर्स लगा रहा है ये निकालना है। M2 M3 पे कितना फोर्स लगा रहा है ये निकालना है। M1 M2 M3 देखो इधर, पहला काम क्या करेंगे तो F M1 M2 M3 थीटा में रिलेशन निकाल लेंगे। आपको पता है कि यादव को कल ही दिखा था M1 का कौन सा कंपोनेंट नीचे आ रहा होगा, M1 G साइन थीटा। तो सभी लोगों का M1 प्लस M2 प्लस M3 G साइन थीटा नीचे आ जाएगा। और ये कहाँ लग रहा है, ऊपर लग रहा था। F की वैल्यू किसके बराबर है,
उस सिस्टम को वहाँ पे होल्ड करने के लिए एफ ही है ना, एफ रिस्पॉन्सिबल है, तो बैलेंस करके एफ और थीटा में एक रिलेशन आ जाएगा। ऊपर की तरफ लगा रहे हैं एफ, तो एफ की वैल्यू यहाँ से लिख लेंगे m1 प्लस m2 प्लस m3 जी साइन थीटा, एफ इक्वल टू m1 प्लस m2 प्लस m3 इंटू जी साइन थीटा। अब इस रिलेशन को यूज करेंगे जहाँ रिक्वायरमेंट होगी। एफ की वैल्यू m1 प्लस m2 प्लस m3 इंटू जी साइन थीटा। एफ इक्वल टू m1 प्लस m2 प्लस m3 इंटू जी साइन थीटा। प्लेन के पैरेलल बैलेंसिंग कर लिया, इंक्लाइन प्लेन के पैरेलल, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे तो m3 और m2 के बीच में नॉर्मल निकालना था, हमें ये निकालना था m3 एंड m2 के बीच में नॉर्मल। तो m3 का एफ खींच दो, m3 का क्या कर दें, m3 का एफ खींच दें। कौन से दो डायरेक्शन लोगे, एक प्लेन के पर इंक्लाइन प्लेन के परपेंडिकुलर, दूसरा इंक्लाइन प्लेन के पैरेलल। तो m3 पे कौन फोर्स लगा रहा होगा, m3 पे m3 का एफ खींचने जा रहा हूँ, m3 का एफ वो वाला एफ इक्वल टू m1 प्लस m2 प्लस m3 इंटू जी साइन थीटा। समझ में आ गया वो नहीं है? अरे वो ये जो है इन सभी का वेट का कंपोनेंट m1 जी साइन थीटा, m2 जी साइन थीटा, m3 जी साइन थीटा आ रहा होगा ना नीचे। तो वो पूरा का पूरा सिस्टम का कितना वेट आ रहा है नीचे, m1 प्लस m2 प्लस m3 जी साइन थीटा डाउनवर्ड आ रहा है, और ऊपर कितना जा है लगाया हुआ एफ, दोनों बराबर होंगे तभी तो रेस्ट में रह सकता है। तो सिस्टम दिया हो कि सिस्टम किस में हमारा इक्विलिब्रियम में, तो डेफिनेटली इंक्लाइन प्लेन के पैरेलल दोनों फोर्सेस क्या हैं, बराबर में है। सिस्टम के पैरेलल दोनों फोर्सेस बराबर है, तभी वहाँ पे होल्ड रहेगा, रेस्ट में रहेगा। इक्विलिब्रियम के लिए अगर एफ नहीं रहेगा तो क्या कर जाएगा, वो गिर जाएगा। उसको रेस्ट में रखने के लिए डेफिनेटली वो दोनों क्या होना चाहिए, जितना वेट का कंपोनेंट नीचे आ रहा है उतने कितने कहाँ लगाना पड़ेगा, ऊपर लगाना पड़ेगा। तो इक्विलिब्रियम में तो एफ की वैल्यू तो इक्वेट कर देंगे पहले। अब हमें m2 और m3 के बीच में नॉर्मल निकालना, m2 एंड m3 के बीच में, तो m3 का एफ खींच देंगे, m3 का एफ m3 का एफ तो m3 का एफ में m3 पे क्या फोर्स लग रहा होगा, यहाँ पे नॉर्मल लग रहा है, m2 लगा रहा, m3 लग रहा, m3 का वेट नीचे आ रहा होगा, क्या होगा नीचे m3, एनीथिंग एल्स, प्लेन के पैरेलल, इंक्लाइन प्लेन के पैरेलल और कोई कंपोनेंट आ रहा है, इंक्लाइन प्लेन के पैरेलल m2 जो m3 पे लगाएगा, एक तो वो n होगा और इसका वेट का कंपोनेंट m3 जी साइन थीटा। m3 का एफ दिखा रहे हैं, m3 का एफ में m3 पे जो डायरेक्ट फोर्स है उसी को लिखेंगे, m3 पे जो डायरेक्ट फोर्स है सिर्फ और सिर्फ उसी को लिखेंगे। तो n की वैल्यू यहाँ से कितना निकल के आ गया, m3 को इंडिविजुअली बैलेंस कर दिया। किसी को लग तो नहीं, दिक्कत नहीं आ रही कि f का क्या हुआ, डायरेक्ट कॉन्टैक्ट फोर्स नहीं है, डायरेक्ट फोर्स नहीं है, m3 पे डायरेक्ट नहीं है, इसलिए एफ में उसका कोई दिखाने की कोई जरूरत नहीं है। हाँ, m2 का सरफेस m3 पे लगाएगा, हाँ जी, इसके परपेंडिकुलर ही लग रहा है। देखो 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 इधर देखो, नॉर्मल कौन लगाएगा, m2 लगाएगा m3 पे, ये कॉन्टैक्ट है ना, तो इसके ऐसे लगेगा, m2 m3 पे ऐसे पैरेलल लगेगा, कॉन्टैक्ट सरफेस का परपेंडिकुलर एंड टुवर्ड्स द ऑब्जेक्ट। इसी को माना कितना लग रहा है, n लग रहा है, इसको यहाँ दिखा दिया n लग रहा है, तो ऊपर n है और नीचे कितना है m3 जी साइन थीटा। तो n की वैल्यू बेसिकली ये आ गई, बट ये 4 ऑप्शन रहते नहीं वहाँ पे,
तो जो पहला जो हमने इक्विलिब्रियम से जी साइन थीटा का वैल्यू निकाल के यहाँ रख दोगे, इक्विलिब्रियम वाला केस से जी साइन थीटा का वैल्यू यहाँ निकाल के रख दोगे। जी साइन थीटा का वैल्यू वहाँ से कितना है, एफ बाई ए। तो ये ऑप्शन रहेगा वहाँ पे।